लेकिन हनुमान बेनीवाल बार बार अभी कह रहे थे अब शगुनी सीएम है भजनलाल, उनकी जबान बहुत फिसल जाती है। चूहा भी खत्म हो गया? नहीं, चूहे को फिर पकड़ूंगा, चुनाव आएगा ना। चूहा नहीं, मैं शेर दांत काट लूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, सचिन पायलट को कैसे देखते हैं आप? बार बार अच्छी थे, गोल्डन वर्ड्स आर नेवर रिपीटेड। एक बार जब चुनाव में मैंने खुल के सारी आपको लगता है कि वो गलत पार्टी में? बनवास आश्रम में रहना चाहिए 13 साल। अच्छा, आप अपनी मतलब चरखी भर रहे हैं अभी तो? अभी भर पतंग बाद में उड़ाएंगे, जब चुनाव आएगा तब। और चुनाव से पहले नहीं उड़ाएंगे। आप उनको कैसे देखते हैं करुणलाल मीणा? अच्छे व्यक्ति हैं, संघर्षशील बहुत हैं, थोड़ी बहुत जिद्द भी उनके अंदर है। डॉक्टर साहब बच्चों के डॉक्टर हैं और कई बड़ों को भी ठीक कर दिया है आपने। कि नरेश मीणा चुनाव लड़े, उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा, राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपराध किया। जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। सीपी जोशी उन्होंने थप्पड़ मारा। ज्ञानदेव आहूजा खुद कह रहे थे कि नरेश मीणा ने ठीक थप्पड़ मारा। पहले अब आदमी बड़े खतरनाक है, ये तो मानना पड़ेगा कि ये असली पत्रकार है। प्रियंका गांधी अब शेरनी आ गई है। हमको देखने की गरज क्या है। नया मॉडल भी प्याज बहुत खाता है। बहुत से लोगों ने विरोध किया, बहुत से लोगों ने गालियां दी, 1-2 बार मेरी हत्या का भी प्रयास हुआ। अच्छा। फिर भी मैं सिक्योरिटी नहीं रहा। आंदोलन तो आपने भी किए होंगे? क्या है, डंडे खाए होंगे आपने पुलिस के? खाया है, मारा नहीं। हम लोग भी जब पुलिस बहुत गुस्साती थी तो मामा मामा कह के चिढ़ा के भाग जाते थे। पाओ मामा ठीक बड़ा मरबा। राजकुमार रोज बार बार ये बोल रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। भील समाज में बहुत आक्रोश है। भील समाज पूरा राष्ट्रवादी समाज रहा है। रोटासरा जी ये कह रहे थे कि बीजेपी में एकता नहीं है। भजनलाल जी अपने वित्त मंत्री से लड़ रहे हैं, अपने उद्योग मंत्री से लड़ रहे हैं। रोटासरा जी के चिंतन का विषय नहीं। जहाँ हार गए वहाँ ईवीएम खराब है, और जहाँ जीत गए वहाँ ईवीएम अच्छी है। अम्बेडकर को गाली दिया, अम्बेडकर को गाली दिया। अरे अम्बेडकर को गाली कहाँ दिया यार। ऐसा ही भर्ती कह रहे हैं रद्द कर दो पेपर। आपकी छोटी छोटी सारी मध्यम साइज की मछलियाँ पकड़ी गई। मगरमच्छ कब पकड़ेंगे? बहुत जल्दी पकड़े जाए। अगर मच्छ को हम पकड़ ले और हाथ से फिसल जाए तो और खतरनाक हो जाएगा। अशोक गहलोत ने आज सर सवाल उठाया है कि कांग्रेस ने तो अम्बेडकर जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया। काफी दिन से बियावन जंगल में पड़े थे। कौन से जंगल में? बियावन जंगल में। अच्छा, अब इधर सुना है कि झाड़ फूक के निकाले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अंदर आएंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। मैं उनका स्वागत करने के लिए सड़क पर जाऊंगा। ये सारे कार्यकर्ता जो 500, 400, 300 बैठे हैं उन सबको मायूस करूंगा कि उनकी प्रति अन्याय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई थिंक ऑल गुड। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में खास बातचीत में डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है राधा मोहन जी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब बच्चों के डॉक्टर हैं और कई बड़ों को भी ठीक कर दिया है आपने। राजनीति में जो बड़े शैतानी करते हैं उनको भी ठीक कर दिया डॉक्टर साहब। नहीं, कोई शैतानी नहीं करता। सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है और सबके अपने अपने कार्य करने के तरीके होते हैं। तो एक संगठनकर्ता को सारे लोगों के व्यक्तित्व भी समझने होते हैं। उनके व्यक्तित्व को विकसित करने दिया जाए इसकी भी चिंता करनी होती है। उनके व्यक्तित्व के नाते संगठन को समस्या न हो ये भी महत्वपूर्ण होता है, और वो संगठन के व्यक्तित्व को समझ सकें और उसके अनुरूप कार्य कर सकें, इसकी भी जरूरत है। देखिए, डॉक्टर ही बताया था, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जी हैं और प्रभारी हैं, राजस्थान के राज्यसभा के सांसद हैं और 4 बार गोरखपुर से विधायक रहे और बहुत ही चर्चित विधायक। मतलब वहाँ की गली मोहल्ला, वहाँ के लोग आज भी डॉक्टर साहब आपको बड़े याद करते हैं। मैंने रिसर्च करी हमारी टीम ने तो पता चला कि आज भी लोग आपको याद कर करके रोते हैं। गोरखपुर शहर विधानसभा मेरा परिवार है। मैं जब राजनीति में आया था तो कुछ भी नहीं जानता था। अचानक 3 दिन पहले तैयारी हुई कि चुनाव लड़ना है और मैंने क्वेश्चन हो गया। कोई पीछे की बहुत बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। मेरे घर में किसी का कोई राजनीति से संबंध नहीं था। मैं एक सामाजिक और अर्ध राजनीतिक कार्यकर्ता था, क्योंकि विद्यार्थी परिषद में काम किया, संघ के सारे अनुसांगिक संगठनों में काम किया, समाज के बीच में काम किया था। तो सामाजिक जागरूकता थी, लेकिन राजनीति का प्रत्यक्ष अनुभव तो था नहीं। तो यूं कहिए कि किसी को तैरना आता हो और उसको उठा के समुद्र में फेंक दिया जाए, तो ऐसे ही मैं राजनीति के समुद्र में फेंक दिया गया।
और जब फेंक दिया गया तो जीवन की चाह तो किसको नहीं होती और बच के किसको नहीं आना। तो मैंने सीखने का प्रयास किया, करता रहा। कई बार डुबाने की कोशिश भी हुई आपने? ये प्रकृति का नियम है, इसमें कोई कोशिश नहीं करता। मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि हर आदमी का अपना व्यक्तित्व होता है, उसकी अपनी प्रक्रिया होती है। तो और राजनीति में तो एक अलग प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है। आप अगर ये मानते हैं कि आप सही हैं, इसलिए सब आपके लिए रास्ता खाली कर देंगे। आप ईमानदार हैं, इसलिए आपको सर सर पे बैठा देंगे। आप एक अच्छी राजनीति करते हैं, इसलिए कोई आपके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा। आप नियमों का पालन करते हैं, इसलिए कोई आपके साथ नियम तोड़ करके आपको अपमानित करने का प्रयास नहीं करेगा। तो ये गलतफहमी है। समाज में जो है जैसा है, और उस समाज के बीच में ही आपको काम करना है। यूं मान के चलना है कि आपने अपना दायित्व एक सफाई कर्मी की तरह शुरू किया है। कीचड़ रहेगा, उस कीचड़ में आपको जाना भी है। आपको अपने शरीर के ऊपर वो वस्त्र भी पहनने हैं जिससे कीचड़ न लगने पाए। उस कीचड़ को साफ भी करना है। और जब आप कीचड़ साफ करेंगे तो स्वाभाविक है उसमें बिच्छू भी रहेंगे, तिलचट्टे भी रहेंगे, सांप भी रहेगा। उनकी अपनी एक प्रवृत्ति होगी, उनकी अपनी एक संस्कृति होगी। वो अपनी संस्कृति के हिसाब से आपको काटेंगे भी। तो ये आपका काम है कि कीचड़ में आपने 4-4 बार कमल खिला दिया वहां पे गोरखपुर में। नहीं, तो आपको संगठन ने कहा और आप चले आए। मैंने खिला दिया, मैं नहीं कहूँगा, गोरखपुर के लोगों ने खिला दिया। गोरखपुर की जनता आपसे प्यार करती है। मैं 20 साल विधायक रहा, किसी का भी मैंने एक गलत काम भी नहीं किया। पूरे 20 साल के राजनीतिक जीवन को जोड़ते हुए और आज तक को जोड़ते हुए मैं कह सकता हूँ, मैंने अपने कलम से एक भी आदमी का कोई गलत काम नहीं किया। और सही रोका नहीं होगा। और सही कोई अधिकारी न करे, मैंने इसके अधिकारियों को कभी छूट नहीं दी। मैं अगर जनप्रतिनिधि हूँ और जनता मेरे साथ है और मैं गलत काम करके आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, बस जनता के अधिकारों की लड़ाई कर रहा हूँ, तो किस अधिकारी की हिम्मत है जो मुझे नहीं सुनेगा। मैंने कभी किसी से पैसा लिया नहीं। एक भी आदमी इस धरती पर नहीं है, इस धरती पर नहीं है जो ये कह सके कि उसने राधा मोहन अग्रवाल को 1 रुपया भी दिया। तो राधा मोहन जी, कभी आपको लगता नहीं है कि ज्यादा निष्ठावान होना, ज्यादा ईमानदार होना, ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ होना, स्पष्टवादी होना नुकसान होता है? नहीं, बहुत आनंद की अनुभूति देता है। अच्छा। गोरखपुर में 20 साल में विधायक रहा हूँ, मैंने किसी का गलत काम नहीं किया, तो मैंने अपना भी गलत काम नहीं किया। मैंने किसी को पैसा नहीं दिया या किसी से पैसा नहीं लिया, तो लोगों ने महसूस किया कि ये व्यक्ति पैसा लेके किसी का भी काम नहीं करता है। राजनीति में अगर आप एक बार अपना विश्वास बना लेते हैं और लोगों के दिल में बैठ जाते हैं, उनके घर के सदस्य बन जाते हैं और किचन कैबिनेट के हिस्से बन जाते हैं, और विशेष रूप से अपने क्षेत्र की महिलाओं के दिल में बैठ जाते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको चुनाव नहीं हरा सकती है। मैं ये मानता हूँ। ये जो जातिवाद का टोटेबाजी होता है, मजहब और धर्म की टोटेबाजी होती है, भाषा की टोटेबाजी होती है, ये सारी चीजें तब हैं जब आपका जनता से प्रत्यक्ष गहरा संबंध नहीं है। अगर जनता आपको दिल से अच्छा मानने लगती है, तो फिर वो ना आपकी जात देखती है, ना आपका धर्म देखती है, वो कुछ भी नहीं देखती, वो आपके ऊपर विश्वास करती है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता रहा कि राजनीति सबसे महत्वपूर्ण धर्म है, हर व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। राजनीति एक पूजा है। इस पूजा को आप जितनी निष्ठा से करिएगा, जितने समर्पण भाव से करिएगा, उतना ही ऊपर वाले का आशीर्वाद। आप कौन सा चुनाव था? मैंने रिसर्च किया था, पता चला कि आप उधार मांग के चुनाव लड़े थे स्कूटर पर। मैं तो पूरे 20 साल स्कूटर पे अपने क्षेत्र में चलता था। मेरे पास मारुति 800 थी, उसी से काम करता था। मैंने कभी ड्राइवर जिंदगी में नहीं रखा था।
मैं अपने गाड़ी में किसी को बैठाता भी नहीं था, मैंने कभी कोई सुरक्षा भी, आज भी मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं। आप मेरे घर देख रहे होंगे, आप एक भी सुरक्षा कर्मी मेरे घर में नहीं पाएंगे। क्यों सर, डर नहीं लगता? जरूरत ही नहीं महसूस होती है। डरना है तो भगवान से डरो, और भगवान से नहीं डरोगे तो आदमी से डर करके तो आप कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाओगे। सही बात है। मैं 25 साल की राजनीतिक जिंदगी जी लिया, मेरी किसी से दुश्मनी ही नहीं। मैंने अपने कार्यकाल में करीब करीब, लेकिन कुछ लोग तो आपको राजनीतिक लोग दुश्मन मानते हैं, आपके अपने ही। ये उनका अधिकार है, आप नहीं मानते? ये उनकी प्रवृत्ति और उनकी संस्कृति है, तो मैं इसके लिए कैसे जिम्मेदार हूँ? आप नहीं मानते किसी को? वो अगर मानते हैं तो भगवान करे वो सफल रहे, सुखी रहे। मुझे हराना चाहते हो तो मुझसे अच्छा काम करे और मुझको हरा ले। अगर कोई व्यक्ति मुझसे अच्छा काम करके मुझको हरा लेता है तो मैं तो सफल हो गया, जीत गया। मुझे कोई गलत रास्तों से हरा नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाला मेरे साथ है। और कोई सही रास्ते से मुझे हरा ले तो मेरी हार तो वो है ही नहीं है, वो तो मेरी जीत है। तो जिसे दुश्मन हो मानना हो वो मुझे दुश्मन माने। मैंने किसी को आमंत्रित तो किया नहीं दुश्मन बनने के लिए, मैंने किसी को दुश्मन बनाने का प्रयास भी नहीं किया। मैंने तो ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, राजनीतिक मूल्यों के साथ और संगठन के प्रति राजनीति के साथ मुझे जो उचित लगा मैंने किया। अब आपके अपनी दृष्टि है, आपको मोतियाबिंद है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपके ज्ञान चक्षु खुले होंगे तो मैं 4 पैसा करूंगा, आपको मेरे 8 पैसे अच्छे काम दिखेंगे। और ज्ञान चक्षु न खुले हो तो कोई क्या कर सकता है? तो वो एक शेर है, मुखालफत में मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूँ। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह। तो मैं एक बार इंदिरा गांधी जी का जीवन चरित्र पढ़ रहा था जी। इंदिरा जी चेन्नई गई थी, तो वहां उनके पार्टी के लोग उनको नारे लगा रहे थे, कार्यकर्ता जैसे लगाते हैं इंदिरा गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो आप जैसे किसी पत्रकार ने इंदिरा जी से कहा कि हम तो यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं, सारे लोग आपका नारा लगाए। इंदिरा जी हंसी है। इंदिरा जी ने हंस के कहा कि यहाँ मुझे कोई जानता ही नहीं, ये तो मेरी पार्टी के लोग हैं, मैं उनका नेता हूँ, लगा रहे हैं। अगर कोई मेरा विरोध न करे, कोई मुझे गालियां न दे और कोई मुझे आरोपित न करे, इसका मतलब है कि मैं हूं ही नहीं। जिंदा हो तो जिंदा देखना चाहिए। मेरे होने की पहचान है कि मेरा विरोध हो। आप अच्छे काम करोगे तो बुरे लोगों को विरोध दुख होगा, आप निस्वार्थ काम करोगे और ईमानदारी के साथ निर्णय लोगे तो जिनका स्वार्थ प्रभावित होगा उनको दुख होगा। तो सर ये निष्ठा वाला स्वभाव, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि वो जो सर्फ का विज्ञापन होता है ना, सर्फ का विज्ञापन आपने देखा होगा, मेरी साड़ी उसकी साड़ी मेरी साड़ी से उजली क्यों, उजली क्यों। तो बहुत बार विरोध कम होता है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। तो ईर्ष्या जनित विरोध का तो धरती कोई समाधान नहीं है। अगर आपकी छवि अच्छी है, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोगों को लगता है कि आप स्टैंड ले रहे हैं, जनता आपके साथ जुटती है, कार्यकर्ता आपके साथ जुटती है, तो स्वाभाविक रूप से बहुत से लोगों को लगेगा कि भाई तुलनात्मक रूप से मैं छोटा दिख रहा हूँ, इसके लिए मैं तो जिम्मेदार हूं नहीं। उन्हें अपने व्यक्तित्व को तुलनात्मक रूप से मुझसे बड़ा करना होगा, लेकिन होता उल्टा है, लोग ईर्ष्या के नाते विरोध पर उतर आते हैं। तो ये उनकी समस्या है। सर आपको ऐसा लगता है कि यूपी की पॉलिटिक्स के अंदर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, हमें तो अपना लूटा गैरों में कहा था? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं 2002 में पहली बार विधायक बना, 18,000 से चुना। 2007 में दोबारा विधायक बना, 28,000 से जीता। 2012 में तीसरी बार विधायक बना, 48,000 से जीता मार्टिन से। और 2017 में चौथी बार बिना 62,000 से चुनाव जीता। तो सर तो न तो जनता की कहीं लोकप्रियता घटी, न कार्यकर्ताओं का प्यार और उत्साह घटा, और न ही पार्टी ने कभी मुझे टिकट देने का मना किया। ऐसा तो नहीं रहा होगा कि गोरखपुर से कोई टिकट नहीं मांगता। पार्टी तो आपको मना नहीं कर रही, पार्टी तो ऊपर लिया ही सर आपको। पर सर आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग जो कुछ लोग थे पूरे देश में होंगे अलग अलग, तो आपको लगता है कि ये
फिट बैठता है कि हमें तो अपना लूटा गया था। नहीं, किसी ने मुझे नहीं लूटा। लूटा होता तो आज मैं राज्यसभा का सदस्य होता, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री होता, कर्नाटक राजस्थान का प्रभारी होता, ढेर सारे अन्य दायित्व मेरे पास होते। लूटा होता तो मैं यहाँ बैठा होता। कोशिश की थी। अब ये जिसने की होगी उसकी समस्या है। मैं तो यही मानूंगा कि देखिए, जिंदगी में अगर आपके आलोचक नहीं है, आपसे असहमति रखने वाले लोग नहीं है, आपके रास्ते पर अवरोध पैदा करने वाले लोग नहीं है, तो आपका व्यक्तित्व मजबूत बन ही नहीं सकता। ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करिए कि जहां भी रहिए, आपको नापसंद करने वाले लोग रहे, आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग रहे, आपका विरोध करने वाले लोग रहे, ये लोग गुरु होते हैं आपके। प्रशंसा करने वाले तो बहुत लोग होते हैं। तो आपको अच्छी लगती है निंदा बहुत की बार राखी है? मैंने तो कहा ना, मुखालफत में मेरी शख्सियत सर्वंती है, दुश्मनों का मैं एहतराम करता हूँ। इसी को कहा गया ना, निंदक नियरे राखिए पावन कुटी छवाए। तो मुझे तो ऐसे लोगों के प्रति मैं आभारी होता हूँ, जिन भी लोगों ने विरोध किया मेरा पुराना इतिहास गोरखपुर का देखिएगा, बहुत से लोगों ने विरोध किया, बहुत से लोगों ने गालियां दी, एक दो बार मेरी हत्या का भी प्रयास हुआ। अच्छा। फिर भी मैं सिक्योरिटी नहीं रखता हूँ। अच्छा। बहुत से लोगों ने मुझे चुनाव में हराने का प्रयास किया, गालियां देते देते थक गए, चुनाव हराते हराते थक गए, दो बार हत्या का प्रयास कर लिया। जब उन्होंने देख लिया कि इनका कुछ होता ही नहीं है, वो सब मेरे साथ चले आए और मैंने उनको स्वीकार कर लिया। मेरे मन में उनके कोई दुराग्रह है ही नहीं है, उनका दुर्भाग्य था कि वो मुझे पहचान नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने मुझे समझ लिया तो वो मेरे पास आ गए और मैंने उनको धन्यवाद दिया, क्योंकि मैं ये मान के चलता रहा कि वो मेरे गुरु हैं, मेरे विरोधी हैं ही नहीं। उन्होंने मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया, तो व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष क्यों रखना, घृणा क्यों रखना। मैंने उनको खुले मन से स्वीकार कर लिया। तो लोग जाते रहे, आते रहे, जो लोग गए सब चले आए, तो छोड़ के कहीं रह नहीं पाया। सर, इतनी सहजता और निष्ठा का जो भाव है आपके अंदर, ये संस्कार क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से डेवलप हुए या परिवार? ऐसा कहना उचित नहीं होगा, मैं चाटुकार नहीं हूँ। मेरे संस्कार सबसे पहले मुझे मेरे माता पिता ने दिए होंगे, फिर मेरे शिक्षकों ने दिए होंगे, और फिर मेरे राजनीतिक संगठन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिए, मेरे भाजपा के साथियों ने दिए और मेरे विरोधियों ने दिए। विरोधी ने संस्कार दिया? बिल्कुल दिया। उनसे क्या सीखे सर आप? कौन सा आदमी है जो आपको सिखा के नहीं जाएगा अगर आप सीखने पर उतारू है तो? आप मुझे गालियां देते हैं, मैं आपको देख के हंसता हूँ। 2 बार 3 बार गाली देंगे, मैं हंसता रहूंगा, चौथी बार आप खुदे बौखला जाएंगे। मैं सीखूंगा कि दूसरों का विरोध करोगे और विरोध असफल हो जाएगा तो तुम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की शिकार हो। इसलिए विरोध की मानसिकता मत लाया करो अपने मन पर। आप दूसरों से जबरदस्ती प्रतिस्पर्धा करेंगे और उसको हरा नहीं पाएंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। वो सिखाते हैं कि जबरदस्ती प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है जीवन में। जीवन एक स्वस्थ प्रतिद्वंदिता का नाम है। आप किसी को गिरा करके आगे बढ़े, यह राजनीतिक, सामाजिक और जीवन का हिस्सा नहीं है। आप अपने आप को बढ़ाइए ना। वो जो अकबर के जमाने की कहानी थी ना, अकबर ने कहा एक लकीर खींच के बीरबल से कि इस लकीर को काटे बिना, छुए बिना छोटा कर। तो बीरबल ने उसके बगल में बड़ी लकीर खींच दिया और कह दिया अकबर से, हुजूर देखिए आपकी लकीर छोटी हो गई। आपने बड़ी लकीर खींच दी दिल्ली में आकर। जीवन नहीं, मैंने आके कुछ नहीं किया, तो मेरी पार्टी मुझको लेकर के यहाँ आई है ना। तो लकीर आपकी बड़ी होती जाएगी तो बाकी लकीरें अपने आप छोटी हो जाएगी। किसी को छोटा करके आप अपने को बड़ा महसूस करेंगे तो ये तो मूर्खता है, मूर्खता के सिवाय नहीं। ऐसी आत्मश्लाघा में नहीं पड़ना चाहिए। आप जब विधायक पार्टी ने बोला छोड़ दो, आपने एक पल नहीं सोचा कि तुरंत विधायक की? मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा दृष्टांत है। शायद 10 जनवरी का दिन था, जहां तक मुझे आता है। मैं 22 का चुनाव लड़ने जा रहा था।
2022 का जी सर। 5वीं बार विधायक बनने के लिए मेरे मन में आ गया कि आज से प्रचार करना शुरू किया जाए। तो मैं पहला ही घर जहां चुनाव प्रचार करके शुरू किया, पहला ही घर, देखिए ऊपर वाले की भी कितनी कृपा थी मेरे ऊपर, ये बहुत बड़ी कृपा थी। पहला ही घर जहां मैं बैठा, उसी घर में बैठते ही मेरे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोन आ गया, माननीय जेपी नड्डा जी का। तो मैंने कहा कि जेपी नड्डा जी मुझको क्यों फोन कर रहे हैं? मैं इतना बड़ा विधायक तो हूं नहीं कि मुझको कहें कि लो तुम्हें टिकट मिल गया, बधाई हो। फोन कर रहे हैं, इसका माने मेरा टिकट गया। जब तक मैंने उनसे फोन उठाया, मैं अपना मन बना चुका था। माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत सारी बातें कही, मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने उनसे कहा, अध्यक्ष जी इतनी बातों की जरूरत ही नहीं है। किसी विधायक और किसी सांसद की कोई सीट अपनी सीट नहीं होती, वो भारतीय जनता पार्टी की सीट होती है। आपने मुझे 4 बार विधायक बनाया है, आप कह रहे हैं कि अब नहीं बनाएंगे, तो इसमें गलत क्या है? नहीं लड़ूंगा चुनाव। उन्होंने एक नाम लिया, कहा आपको उनके लिए काम करना है। मैंने कहा नहीं, उनके लिए नहीं, कमल चुनाव चिन्ह के लिए काम करना है। आप जिसको कमल चुनाव चिन्ह देके भेजेंगे मैं काम करूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। बोले माननीय प्रधानमंत्री ने भी और माननीय गृह मंत्री ने भी कहा है कि आप। मैंने कहा आप मेरे अध्यक्ष हैं, आपसे बड़ा कौन है? आपने कह दिया, इतना ही बहुत है। आप निश्चिंत रहिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और आप जिसको भी टिकट दीजिए मैं उसका काम करूंगा। मैंने कोई मोल भाव तो किया नहीं, एक टेलीफोन पर मैंने अपनी सीट छोड़ दी। आप कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से इंटर पॉडकास्ट लीजिएगा तो आप उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे। अच्छा, मैंने फोन पे ही कहा, नहीं अध्यक्ष जी ये भाजपा की सीट है, आप ले जाइए। आपने कहा घर बैठिए तो घर बैठूंगा। मैंने दूसरे दिन एक पत्रकार सम्मेलन किया और कह दिया कि अब मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करने जा रहा हूँ। लग करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा, बच्चे हाँ, देखने लग गया। बच्चे तो मैं अभी भी देखता हूँ। अच्छा। आज के दिन भी जब मैं गोरखपुर जाता हूँ तो गोरखपुर जाने के 5 दिन पहले मैं फेसबुक पे डाल देता हूँ। तो निःशुल्क देखते हैं सर आप? नहीं, निःशुल्क क्यों देखूंगा? अच्छा। कोई निःशुल्क मेरे से दिखाएगा नहीं। आज तक 20 साल के राजनीतिक जीवन में एक भी मरीज मेरे पास नहीं आया जिसने ये कहा हो कि डॉक्टर साहब आपको हम वोट देते हैं, आपको फ्री में देखना पड़ेगा। वो ये जानते हैं कि मैंने अच्छी खासी रोलिंग प्रैक्टिस में, पूर्वांचल का बहुत बड़ा बच्चों का डॉक्टर था, उन्हें मालूम है कि मेरे यहाँ 4-4 घंटे की लाइन लगती थी। मैंने वो सब कुछ त्याग दिया और एक विधायक बन गया और मेरी आय का 1 रुपया भी साधन नहीं। मेरी सारी प्रैक्टिस खराब हो गई, हम तो हो ही गई ना। और जितनी विधायक और सांसद की तनख्वाह थी उस पर मैं जीने लगा। तो लोग खुद कहते थे, चुनाव में लड़ता था, मुझे कभी किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लोग खुद चुनाव लड़ते थे मेरा। 2017 के चुनाव में जब मैं चौथी बार चुनाव लड़ रहा था, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने घोषणा कर दिया कि मैं कोई चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, मैं किसी चौराहे पे भाषण नहीं दूंगा, मैं किसी मोहल्ले में प्रचार करने नहीं जाऊंगा। मैं घर से निकला ही नहीं और 58% वोट मिले, 1,22,000। इसके पहले का चुनाव मैंने 48,000 से जीता था और चौथा चुनाव जिसमें मैंने प्रचार नहीं किया उसको 62,000 की मार्जिन से जीता। तो जनता लड़ती है आपके लिए। जनता, लोकतंत्र से खूबसूरत कोई तंत्र ही नहीं है अगर आप इसको पूजा मान के करें। आप अगर ईमानदारी से अपने जनप्रतिनिधित्व का दायित्व करेंगे तो जनता आपके पीछे पागल होकर खड़ी होती है। मैं आपको बताता हूँ, आज मैं गोरखपुर लोकसभा विधानसभा से पर्चा भर दूं और एक दिन प्रचार करने न जाऊं, जनता मुझे जिता के भेजेगी। ऐसा बताया जाता है सर, आपको एक एक गली पता है, एक एक मोहल्ला पता है, एक एक घर वालों को आप नाम से जानते हैं गोरखपुर में, आज भी लोग बोल रहे थे। आप मुझे बता दीजिए किसी मोहल्ले गली में, मैं बता दूंगा आपका ये वाला घर है, इस तरह की पेंटिंग हुई है आपकी। अच्छा। हाँ, अभी भी जाते हैं सर में? अभी भी जाते हैं। 50,000 लोगों को तो मैं नाम से जानता हूँ। 8-9 साल के बच्चे मेरे पास आते हैं, मेरा हाथ पकड़ कहते हैं अंकल अंकल मेरा नाम बताइए, मेरा टेस्ट लेते हैं। मैं आता हूँ, घर घर की महिलाएं मुझे जानती हैं, घर घर के बूढ़े माँ बाप मुझे जानते हैं। मैंने वो संबंध बनाया है। राजनीति में अगर आप आत्मीयता नहीं बनाएंगे, विश्वास नहीं जीतेंगे, परिवार को अगर सुरक्षा की अनुभूति नहीं होगी, अगर आपसे आपका परिवार डरेगा। मैं जब
चलता था गाड़ियों में, तो स्कूटर से मियाँ बीवी जवान जवान जाते थे तो रोकते थे, और हस्बैंड अपनी पत्नी से कहता था, ये डॉक्टर साहब हैं विधायक जी, नमस्ते करो, इनसे मिलो। आज के दौर में लोग अपने परिवार को, अपने विधायकों सांसदों से छिपा के रखते थे, और मैं उनके घर का सदस्य बन के रहता हूँ, तो बड़ा सुख है, तो अच्छी बच्चे डरते तो होंगे, आप इंजेक्शन भी लगा देते हैं ना कई बार, डॉक्टर तो डरते अब देखिए, छोटे छोटे बच्चे मुझसे तो बहुत लोग डरते हैं। जो भ्रष्ट काम करेंगे उन्हें डरना पड़ेगा। अच्छा, जिस इंजीनियर ने मेरी सड़क खराब बनाई है, उसको भी लगा दिया इंजेक्शन? उसको तो लगाना ही पड़ेगा। मैंने 34 एक्सीएम की नौकरी ली है, ऐसे अच्छा। थोड़ी ले ली है नौकरी। मैं किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करता हूँ। आप गोरखपुर में जाएंगे तो लोग मुझके बारे में मेरी परिचय क्या देंगे मालूम है? मारुति वाला विधायक, और दूसरा 50 साल सड़क वाला विधायक। मैं गारंटी दे करके अपनी विधायक निधि से सड़क बनाता हूँ, जिसमें 1 इंच भी सरिया नहीं लगता, और मैं गारंटी देता हूँ कि 50 साल चलेगी। अच्छा। और आप विश्वास नहीं करोगे, 70 साल 80 साल के बूढ़े दोपहर के 2 बजे पाइप लेकर के हमारी विधायक निधि की सड़क पर पानी डालते हैं। मैंने उनके मन में ये जहर बैठा दिया है, मीठा जहर, कि ये तुम्हारे घर की सड़क नहीं है, ये तुम्हारे घर के सामने की सड़क नहीं है, तुम्हारे घर का आंगन है। तो जैसे तुम अपना आंगन ढलवाते हो और 5 दिन पानी लगाते हो, वैसे ही सड़क पर भी 5 दिन पानी डालना। बहुत सुंदर। वो मेरे नागरिक डालते हैं, कारण है। मैं आज तक किसी सड़क का लोकार्पण नहीं किया। भाई लोग क्या करते हैं कि सड़क बन जाती है तो पत्थर लगा देते हैं, आते हैं उद्घाटन करते हैं, चले जाते हैं रात के अंधेरे में। मैं ऐसे नहीं काम करता। मेरा कोई भी निर्माण कार्य होगा तो सबसे पहले एक पर्चा छपेगा, पर्चे में लिखा रहेगा कि ये से ये निर्माण होना है, इसका ये मानक है, सीमेंट कंक्रीट और बालू का ये रेशियो है, इतना मोटी ये सड़क बनेगी, इतनी चौड़ी ये सड़क बनेगी। और फिर लिखा रहता है कि इस हेतु मैंने एक शिलान्यास कार्यक्रम रखा है, आप सभी आइए। उस पर्चे को मैं घर घर बंटवा देता हूँ, एक एक घर में उस क्षेत्र के पर्चा जाता है, सारे नागरिक आते हैं, मैं खड़ा करता हूँ और मास्टर की तरफ पूछता हूँ, आपके घर में पर्चा गया था, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जरा बताइए उसमें सीमेंट और कंक्रीट का रेशियो क्या है। उनसे वाइवा लेता हूँ। अच्छा, हाँ, लोग पढ़ के आते हैं कि डॉक्टर साहब खड़ा करके पूछ, कॉलेज का वाइवा अभी भी चल रहा है? मेरा चल रहा है। लोग तैयार होके आते हैं और पर्चा ले करके आते हैं पीछे में कि डॉक्टर साहब पूछेंगे जरूर कि क्या लिखा था उसमें। लोग एंजॉय करते हैं मेरे शिलान्यास कार्यक्रम को। ऐसे ऐसे मैंने हजारों शिलान्यास कार्यक्रम किए, और एक एक शिलान्यास कार्यक्रम में 200, 250, 500 लोग आते हैं। इसी सारे प्रयोग से गुजरते हैं। अभी आंतरिक, इसलिए वो हमारे हैं, इसलिए उनको कोई हमसे छीन नहीं पाता है, आज भी नहीं छीन पाया। आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड एक कमेटी का चेयरमैन आपको बनाया है संसद की? नहीं, आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड नहीं, गृह मंत्रालय है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा उसका एक हिस्सा है। बहुत महत्वपूर्ण समिति है सर। आज देश में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो मतलब आंतरिक सुरक्षा है। जिस तरह से मतलब कुछ कट्टरपंथी ताकतें यहाँ पे भारत के अंदर, और भारत को तोड़ने वाली टुकड़े टुकड़े गैंग, इनसे कैसे निपटेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि मैं तो डॉक्टर हूँ, आपका इम्यून सिस्टम बॉडी का अगर तंदुरुस्त होगा तो न भीतर की कोई बीमारी आपके ऊपर आएगी, न बाहर की कोई बीमारी आपके ऊपर आएगी। और अगर अंदर से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी तो हर वायरस, हर बैक्टीरिया आपके ऊपर आक्रमण करेगा। उसको मजबूत करने के लिए इसलिए अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे पास देश में माननीय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है। और वस्तुतः जब हमने तो कभी न तो चाणक्य को देखा, न सरदार पटेल को देखा ही नहीं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा गृह मंत्री है जो किसी भी चाणक्य से और किसी भी सरदार पटेल से किसी मामले में कम नहीं है। उन्होंने इतने ठंडे दिमाग से इतनी अच्छी नीतियां बना दी है, आपने महसूस किया होगा। जिस राजनीतिक दुस्साहस का वो परिचय देते हैं, जिस प्रकार से खतरा लेकर वो लोग राजनीति करते हैं, आज कश्मीर की समस्या में कितना परिवर्तन आ गया। पहले आतंकवाद की इस देश में कितनी घटनाएं होती थी, आज कहाँ आतंकवाद की घटनाएं होती, छुटपुट कहीं कहीं तो होंगी। 142 करोड़ का देश है,
तो छुटपुट घटनाएं तो जिंदगी में होती रहेंगी, लेकिन कोई मेजर घटना सुनने में आती है क्या? जिस प्रकार से इन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया है और अपने लोगों के मन में देश के प्रति एक विश्वास पैदा किया है। चीन जैसा देश, ये कांग्रेस पार्टी के लोग वो हल्ला मचाते थे, चीन पैंगवांग में आ गया, फलाना में आ गया, टेकाना में आ गया। माननीय तो प्रधानमंत्री कभी उत्तेजना में नहीं गए, माननीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री कभी उत्तेजना में नहीं गए, हंसते रहे, बात करते रहे और चीन अपनी औकात में आ गया। चीन ने आकर के हमारे साथ बातचीत कर लिया, सारे चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया। 1 इंच की भी जमीन जो कांग्रेसियों ने चीन को दे दी 1962 में 38,000 चीन को दे दी। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को 2047 में दे दिया। फिर उसके बाद उसमें से 5,180 स्क्वायर फीट का जमीन का हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। 1971 में युद्ध लड़े हम बांग्लादेश की आज़ादी के नाम पर, हमने लाहौर तक की एक अच्छी खासी 11,000 किलोमीटर की जमीन को पाकिस्तान के कब्जा किया था। समझौता के नाम पर कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान को वापस कर दिया। हमने कई हजार किलोमीटर जमीन बिना संसद की स्वीकृति लिए हुए बर्मा को दे दी। तो ये जो जमीन दान कर देने का जिसे लगता है कि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी, हमारे माता पिता जी का, देश की संपत्ति है। देश की संपत्ति के एक एक इंच का सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। हमारे जीते जी हमारे देश के ऊपर कोई उंगली न उठा सके, 1 इंच जमीन हमसे न ली जा सके, हमारा ये दायित्व होता है। अगर हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जिसने इस दायित्व का निर्वहन किया है। हम लोगों ने जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण विषय छाटा है होम स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम पर, वो विषय दिया है साइबर क्राइम। मुझे लगता है कि ये अब धीमे धीमे तकनीकी अपराध का दौर आ रहा है, जहाँ शारीरिक अपराध कम होंगे, तकनीकी अपराध अधिक होंगे। पूरी दुनिया में हो रहे हैं, भारत में भी हो रहे हैं, भारत में कम हो रहे हैं, फिर भी हो रहे हैं। हम लोगों ने जो पहला विषय दिया है वो यही है, साइबर तकनीकी क्राइम। इसको किस प्रकार से ये होता है, कैसे रोका जाए, दुनिया में क्या व्यवस्था है, भारत में क्या व्यवस्था है, हम भारत की व्यवस्था को और बेहतर कैसे कर। भारतीय सरकार ने सब कुछ किया है, साइबर थाने बना डाले हैं, पब्लिक को नंबर बता डाले हैं, I4C की स्थापना कर दी है, सब किया है। हम लगातार उसके लिए प्रयास करेंगे कि इसको और सुदृढ़ करें। तो हम लोगों ने ऐसे टॉपिक्स, जो हमारी कमेटी होती है सभी सदस्यों की राय से चलती है, उसमें पार्टीगत लाइन पे कोई काम नहीं होता। तो हम लोगों ने कुछ विषय छाटे हैं और 3 तारीख के बाद से हम लोग विषयों पर बस। सर, राजस्थान में बड़ी प्रॉब्लम है साइबर ठगों की। मेवात का एक एरिया, एक वर्ग विशेष के लोग टटलूबाजी से लेकर ऑनलाइन ठगी से लेकर और तमाम तरह की ठगी कर रहे हैं। राजस्थान में है, मेरी जानकारी मेवात का जो है, मेवात में है, लेकिन हम लोग धीमे धीमे उन सब पर नियंत्रण, उनका भी इलाज करवाइए ना। सबका इलाज होगा। हम तो डॉक्टर इसीलिए हैं। हाँ, इलाज करना ही तो मेरा काम है ना, इलाज करूंगा। लेकिन अब हर चीज को करने, व्यवस्था बनाने के लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। वो सब करके इलाज हो रहा है। माननीय गृह मंत्री सबका इलाज कर रहे हैं और 1-2 सालों में चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। कोर्ट के आदेश पर कुछ मंदिर, मस्जिद में मंदिर मिल रहे हैं, उसका सर्वे हो रहा है, लेकिन लगातार जो विपक्ष है, कांग्रेस है, वो मोदी जी पर और अमित शाह जी पर प्रहार कर रहा है कि इनके कारण हो रहा है, क्योंकि वो तो कोर्ट का आदेश है। देखिए, मैं उस बिंदु पे नहीं जाऊंगा, मैं कांग्रेस वाले बिंदु पर आता हूँ। कांग्रेस के सामने अब अस्तित्व का संकट आ गया है। कांग्रेस 2014 से सत्ता में बाहर है। दुनिया, भारत के अधिकांश राज्यों में उसकी सत्ता खत्म हो रही है। आज ईमानदारी से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका 3 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। बाकी एक तमिलनाडु जैसे प्रांत है जहां कांग्रेस एक कुचलग्गे की तरह डीएमके के साथ लगी हुई है। लेकिन जहां कांग्रेस का वोट भाजपा से भी आज कम है। भाजपा को तमिलनाडु में ज्यादा वोट मिलते हैं कांग्रेस के बराबर। अब कांग्रेस की स्थिति क्या होती है? उत्तराखंड में कोई सांसद नहीं, दिल्ली में कोई सांसद नहीं, हिमाचल प्रदेश में कोई सांसद नहीं, मध्य प्रदेश में कोई सांसद नहीं, आंध्र प्रदेश में कोई सांसद नहीं,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम कोई सांसद नहीं। उड़ीसा में कोई एक सांसद है या कोई सांसद नहीं। आज कांग्रेस खत्म होते होते एक जमाने में लोग कहते थे कि दक्षिण भारत में कांग्रेस कहीं कहीं है। आज दक्षिण भारत में भी आंध्र प्रदेश में हम साफ कर चुके हैं उनको। कर्नाटक में उनकी सरकार है, अभी चुनाव हो गया, 28 में से 19 सीटें भाजपा ने जीती, 9 सीट पर उनको ठहरना पड़ा। तेलंगाना में उनकी सरकार थी, उनकी सरकार होने के बावजूद भी 8 सीट वो जीते, 8 सीट हम जीते। डीएमके तमिलनाडु में 10 ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पर आई, उनको 10.5% जनता के वोट मिले, हमको 12.5% वोट मिले। सर ईवीएम पे भी सवाल उठा रहे हैं वो, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद फिर ईवीएम पे। अब देखिए, ईवीएम के सवाल का जवाब तो सबसे अच्छा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दे दिया। उन्होंने कह दिया सार्वजनिक रूप से कि 100 सीट जीत के आप आए तो आपको बहुत अच्छा लगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के आ गए तो आपको बहुत अच्छा लगा। जहां हार गए वहां ईवीएम खराब है, और जहां जीत गए वहां ईवीएम अच्छी है। उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री रहते हुए ये बयान दिया और कहा कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तो नहीं हो सकता। अब उनके अपने लोग भी ईवीएम की इस लड़ाई को लेकर के उनसे किनारा कट रहे हैं। इसलिए आप गौर कीजिएगा, आजकल उन्होंने ईवीएम का एजेंडा बनाना बंद किया है। कुछ दिनों तक उन्होंने अडानी 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 किया। अडानी राहुल फिर उन्होंने देखा कि अडानी के नाम पर जनता कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है, तो उन्होंने संविधान की 2 दिन की बहस कराई। बहस में माननीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बोला, माननीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में बोला, चिथड़ा कर दिया और सिद्ध कर दिया कि इस देश में संविधान का विरोधी अगर कोई सचमुच है तो कांग्रेस पार्टी है। अम्बेडकर का विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो जो बच्चे होते हैं ना, हार जाते हैं तो जमीन पे लूटने लगते हैं ना। आपने ऐसे, आपका भी तो बचपन बीता होगा जी सब चीज, तो आपने देखा हो कि बच्चे खेलते हैं जब, और कोई हार जाता है तो उसी लौट के छरियाने लगता है। मम्मी कोई चीज नहीं दिलाती तो भी छरियाने लगता है। आज कांग्रेस की स्थिति हो गई है। अम्बेडकर को गाली दिया, अम्बेडकर को गाली दिया। अरे अम्बेडकर को गाली कहाँ दिया यार? माननीय अमित शाह जी ने तुमको बेनकाब कर दिया, माननीय अमित शाह जी ने तुमको नंगा कर दिया, तुमको बता दिया कि तुम स्वभावतः रणनीतिक रूप से नियमबद्ध तरीके से पॉलिसी के आधार पर, जब से कांग्रेस पार्टी आई है, जब से अम्बेडकर जी आए हैं, तब से तुम सब अम्बेडकर के विरोधी हो। तुम अम्बेडकर को संविधान सभा में नहीं आने देना चाहते थे, वो बेचारे कलकत्ता बंगाल से आए। तुम अम्बेडकर को संविधान सभा में नहीं रखना चाहते थे। तुमने अम्बेडकर को 2 बार चुनाव हराने का प्रयास किया। नेहरू ने खुद प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न अपने आप को दे दिया। इंदिरा गांधी ने खुद प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न अपने आप को दे दिया और ले लिया। भारत के संविधान निर्माता को जब तक भारत रत्न नहीं मिला, जब तक कि इस देश में कांग्रेस पार्टी समाप्त नहीं हो गई और भाजपा के सहयोग से गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना नहीं हो गई। तुमने अम्बेडकर को भी सम्मान नहीं दिया, तुमने सरदार पटेल को भी सम्मान नहीं दिया, तुमने संसद में अम्बेडकर का एक तैलचित्र तक नहीं लगने दिया। जवाहरलाल नेहरू चिट्ठियां लिखा करते थे, प्रेम पत्र अपने एडवीना को, और लिखा करते थे कि देखो मैंने एडवीना अम्बेडकर को मंत्रिमंडल से ड्रॉप कर दिया। ये तो तुम्हारी हालत थी। अम्बेडकर से तुम्हारे एक एक रोई में अम्बेडकर का विरोध पनपा पड़ा था। अब तुम खिसिया गए हो, नंगे हो गए हो, तो अब छरिया के बच्चों की तरफ कह रहे हो कि अम्बेडकर को गाली दे दिया, अम्बेडकर को गाली दे दिया। तो आपको लगता है अम्बेडकर के नाम का उपयोग करके, अम्बेडकर जी के नाम का उपयोग करके राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी? ब्लू शर्ट पहले आते हैं, नीली शर्ट संसद में पहन के आ रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, लकी सुबह से जब पंचक हो बेख प्रताप पूजिए थे, उधर ही अंत न होए निबाहु काल नेमि मरान। इस देश में काल नेमि की नहीं चली, रावण की नहीं चली, राहु की नहीं चली। आप किस खेत की मूली हो? वो आपके हाथ में ऐसे पकड़ लेने से संविधान की किताब जो खोल के पकड़ी गई तो पता चला कोरे कागज की थी। अभी रूपा वालू ने 2026 में अब जाकर के संविधान की किताब जब देखा कि बिकने लगी तो छाप दिया उसी साइज की नकली संविधान की किताब पकड़ करके, और अम्बेडकर की ऐसे आंख में। मैंने देखा एक राजीव शुक्ला सांसद हैं,
अम्बेडकर की फोटो ऐसे टाँक में लाद के चल रहे थे। अरे ये अम्बेडकर का अपमान है। अम्बेडकर काख में जाने वाले व्यक्ति नहीं, मस्तक पे लगाने वाले व्यक्ति। तो इनके तो खून में अम्बेडकर की होता है। ये शुरू से दलित विरोधी रहे हैं, शुरू से बैकवर्ड विरोधी रहे हैं। इन्होंने आजादी के 75 सालों में बैकवर्डों को कोई अधिकार लेने दिया? अगर भारतीय जनता पार्टी ना आई होती तो इस देश के पिछड़ों को कोई संवैधानिक अधिकार ही नहीं मिले होते। इनके तो रोए रोए में सब विरोध। तो आप मानते हैं कि पिछड़ों को खाली वोट बैंक के रूप में उपयोग किया, एससी को, दलित समाज को, हम जनजाति नहीं, दलित समाज इस बात को जानता है, बैकवर्ड समाज इस बात को जानता है। अब तो मुस्लिम समाज भी धीमे धीमे इनको जानने लगा है। अच्छा, कि आज भी ये हमको औजार ही समझते हैं। ये खुल चुके हैं, बेनकाब हो चुके हैं। नागरिक अब इस बात को जान चुके हैं कि ये पागल हो गए हैं किसी प्रकार से। उस कुर्सी को मृग मरीचिका जिसको कहते हैं, कुर्सी इनके लिए प्रधानमंत्री के मृग मरीचिका बन चुकी है। उसको पाने की स्थिति में नहीं है, जनता उनको देना नहीं चाहती है। निराश और फ्रस्ट्रेट होकर के गैर अपरिपक्व आचरण जिसको करते हैं ना, वही आचरण करते हैं, लोग हंसते हैं। राहुल गांधी जी जिम जाते हैं आजकल, स्विमिंग कर रहे हैं, डीप ड्राइविंग कर रहे हैं, अंदर जाके स्विमिंग कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। व्यक्ति को देखिए, रोजगार की एक परिभाषा है। रोजगार ये नहीं है कि हम आपको नौकरी देते हैं या नहीं। रोजगार ये है कि हम आपको आपके स्वभाव और आपकी योग्यता के हिसाब से नौकरी देते हैं या नहीं देते। राहुल गांधी जिम जा करके और ताइक्वांडो करके और तैराकी करके बता रहे हैं कि भाई फिजिकल स्पोर्ट्स में मैं मजबूत हूँ, मुझको फिजिकल स्पोर्ट्स का काम मिलना चाहिए। अब उनके घर वाले और उनकी कांग्रेस पार्टी उनको जबरदस्ती राजनीति में ढकेले हुई है। तो उनको क्या करना चाहिए सर? उनको वही सब काम करना चाहिए, कहीं जाके कोच बन जाना चाहिए ताइक्वांडो का और सिखाना चाहिए। फिट नहीं है मतलब राजनीति के लिए? कैसे फिट होंगे आप? राजनीति के लिए फिट होने के लिए आपको देश को जानना होगा, देश के इतिहास और देश की संस्कृति को जानना होगा। देश को देश बनाए रखने के लिए जो लाखों लोगों ने अपना बलिदान किया उसको जानना होगा। अब आप तो ये कहते हो कि 1947 में देश बना, तो जिस मूर्ख को यही नहीं पता है कि ये हमारा हजारों हजार साल पुराना भारत, इकबाल ने एक बार लिखा था, आपको याद हो तो, मोहम्मद इकबाल ने एक बार लिखा था, हिंदू यूनान मिस्टर रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारी इतनी पुरानी सभ्यता है, हमसे पुरानी तो खाली चीन की सभ्यता रह गई, बाकी सब तो हमारे सामने उबड़े और खत्म हो गए। हम अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाने जाते थे। हमारा नाम इंडिया नहीं था, हमारा नाम भारत था। और आप कहते हो कि 1947 का संविधान बना तो भारत बनने लगा। तो जो मूर्ख ये भी नहीं जानता है कि भारत का वजूद कब से है, इस देश के नागरिक मूर्ख है राहुल गांधी? नहीं, मूर्ख से कहने से बहुत से मूर्ख नाराज हो जाएंगे, उसकी अगले वाली सीढ़ी है। मूर्ख कहना मात्र, मैं तो बोलचाल की भाषा में बोल दिया, अन्यथा वो मूर्ख कहा जाना भी उचित नहीं होगा। ये मूर्खों का अपमान होगा। फिर क्या है? क्या बताऊं मैं उनको, जो उनका काम ताइक्वांडो वाला है जिसको लेके वो घूमते हैं। अरे यहाँ क्यों घूम रहे हो? जाओ स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता में और ताइक्वांडो के शो में वहां जाके अपना शरीर दिखाओ। ये राजनीतिक जीवन है। ये मन बुद्धि संकल्प से अगर आप पवित्र नहीं होंगे, आपकी राजनीति करने का लक्ष्य नहीं क्लियर होगा, आप भारत माँ के वजूद को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, अगर भारत के 142 करोड़ नागरिकों को एक साथ लेकर चलने की आपकी मानसिकता नहीं होगी, अगर आप इस देश में कुर्सी पर जाने के लिए हिंदू मुस्लिम दंगे ही को अपनी रणनीति बनाएंगे और जो बच जाए तो हिंदुओं में जाति संघर्ष करके कुर्सी पर काबिज होना चाहेंगे, तो ये तो राजनीति के लक्षण ही नहीं है ना। ये तो वही ताइक्वांडो वाला लक्षण है उनका, पटका पटकी वाला। पटक दिया ना कुछ सांसदों को? हाँ, कुछ पटका भी आपके सांसद? पटके हैं तो FIR भी दर्ज हुआ है। अच्छा, पटकेंगे तो ये मोदी का राज्य है, कानून का राज्य है। अपराध करोगे तो अपराध की सजा मिलेगी, जांच होने के बाद मिलेगी। सर एक सवाल और था मेरा, लगातार संजय रावत बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी अब शेरनी आ गई है और प्रियंका गांधी सांसद बन के आ गई हैं। आप किस तरह से देखती हैं? अब शेरनी हमको देखने की गरज क्या है? वो शेरनी बोल रहे हैं। ये तो उद्धव ठाकरे देखें। उद्धव ठाकरे को ये जानकारी नहीं है कि राज्यसभा में उनके 2 सिपह सालार मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं। जब से वो जान गए हैं कि शिवसेना के आधार पर शिवसेना उद्धव ठाकरे
गुट के आधार पर अब दोबारा राज्यसभा में नहीं आ पाएंगे, तब से वो कांग्रेस पार्टी के आगे पीछे घूम रहे हैं, नेताओं के आगे पीछे घूम रहे हैं, उनके लिए लड़ाई करते हैं, उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके प्रवक्ता नहीं लड़ पाते हैं जितना हम आपके लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, मोदी जी ने बेरोजगारी तो राजनीतिक बेरोजगारी तो ला दिया है। देश में रोजगार की स्थिति उन्होंने बहुत पैदा किया, लेकिन राजनीतिक बेरोजगारी तो लाए वो। अब धीमे धीमे जो विपक्षी दल है उनके लोग इस बात की चिंता करने लगे हैं कि अगर यही चलता रहा तो उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। और राज्यसभा वाले तो सचमुच परेशान हो गए हैं, क्योंकि अधिकांश प्रदेशों में मैंने आपको गिना दिए 10 प्रदेश के नाम जहां कांग्रेस है ही नहीं। मैं आपको 18 प्रांतों के नाम बना सकता हूं जहां आज भाजपा मेजॉरिटी में है। तो अब वो जान चुके हैं कि हम शिवसेना के नाम पर, एनसीपी के नाम पर, इनके नामों पर राज्यसभा में जा ही नहीं सकते हैं। तो कहते हैं क्या कहानी है, पुरानी है ना। नया वो तो कह रहे मजबूत है इंडिया गठबंधन। नया मौलवी प्याज बहुत खाता है ना। तो नए नए मौलवी हैं वो लोग, अपना वजूद शिवसेना उद्धव ठाकरे को वो धोखा देने को तैयार बैठे हैं। जिस क्षण कांग्रेस पार्टी स्वीकार कर लेगी वो कांग्रेस। वो तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। हाँ, तो कहेंगे ही ना, क्योंकि अभी महाराष्ट्र का चुनाव जीत के आए हैं, ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है उनको महाराष्ट्र में। भारतीय जनता पार्टी का एनडीए जो है, मैं तो संख्या नहीं याद इतनी अधिक, हमसे 137 सीट तो भाजपा पा गई है। तो समापन की ओर महाराष्ट्र में चले गए हैं, फिर भी खुश है और कहते हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। तो भाई अब क्या करिएगा। वो तो अच्छा सर, एक बात बताइए, शिवसेना को आप डॉक्टर साहब हैं और आपने कहा कि ओपीडी भी होती है आपके इधर, जब भी आप जाते हैं वहाँ पर। एक डॉक्टर हो रहे हैं करोड़ी लाल मीणा, उनकी भी ओपीडी बहुत होती है, वो जनता की सेवा करते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। आप उनको कैसे देखते हैं करोड़ी लाल मीणा को? अच्छे व्यक्ति हैं, पूरा जीवन उन्होंने राजनीति में दिया है, धीमे धीमे उम्र भी अधिक हो गई है, संघर्ष बहुत थोड़ा संघर्षशील बहुत है, थोड़ी बहुत जिद भी उनके अंदर है, क्योंकि अपने संघर्षों पर ही आगे बढ़े हैं। थोड़ा बहुत अपने प्रति आत्मविश्वास भी कभी कभी हो जाता है। कभी कभी मैंने कहा ना, व्यक्ति का व्यक्तित्व और संगठन का व्यक्तित्व दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए। आपको कैसे व्यक्तिगत कैसे लगते हैं, आप कैसे मानते हैं? नहीं, व्यक्ति के रूप में तो मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूँ। देखिए, एक चीज आने रही है, हमारा विरोधी भी होगा, अगर वो जनता के बीच में लोकप्रिय है तो यूं ही लोकप्रिय नहीं होता। इसलिए जनता के बीच में लोकप्रियता रखने वालों से असहमतियां हो सकती हैं, असम्मान का बोध नहीं होना चाहिए। हम अकेले जनप्रतिनिधि नहीं है जिनसे हमारी जनता हमको प्यार करती है, और न ही भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसके जनप्रतिनिधियों को जनता प्यार करती है। कांग्रेस में भी ऐसे 2-4-5 फंसे हुए हैं बेचारे लोग, जिनको आज कांग्रेस पार्टी पूछती नहीं है, लेकिन वो जनता के बीच में खुद लोकप्रिय है। अब वो ठीक है कि कांग्रेस पार्टी उनको आज कांग्रेसी नहीं मानती, पड़े रहते हैं बेचारे, कहाँ जाए, क्योंकि अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, दल बदल नहीं करेंगे, सैद्धांतिक लोग हैं। तो अच्छे लोग जहां भी हों और जनता के बीच में लोकप्रिय लोग जहां हों, पर डॉक्टर साहब मुद्दा तो सही उठा रहे हैं, उनसे लड़िए तो भी मोहब्बत से लड़िए। डॉक्टर साहब मुद्दा तो ठीक उठा रहे हैं, ऐसा ही भर्ती कह रहे हैं रद्द कर दो पेपर आपकी। हाँ, सरकार हमारी काम कर रही है। आपको क्या ऐसा ही भर्ती पर आपने पता किया? देखिए, सरकार हमारी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार, बहुत गंभीरता से इसकी जांच हो रही है। जिम्मेदार लोग धीमे धीमे पकड़े जा रहे हैं। छोटी छोटी सारी मध्यम साइज की मछलियां पकड़ी गई। मगरमच्छ कब पकड़ेंगे? बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। देखिए, ऐसा है ना, मगरमच्छ को हम पकड़ लें और हाथ से फिसल जाए तो और खतरनाक हो जाएगा। तो हम जब मगरमच्छ को पकड़ेंगे, भजन लाल जी जब मगरमच्छ को पकड़ेंगे तो फिर छूट नहीं पाएगा। तो हम जब पकड़ के जनता के सामने लाएंगे तो उनकी जगह सिर्फ एक होगी, कहीं और वो रहने। अच्छा, तो धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए। हमारी सरकार की इंटेंट, सोच बहुत साफ है, दुष्टों को दंडित करना है, अपनी सरकार के माध्यम के द्वारा राजनीति में विश्वसनीयता स्थापित करना है, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ ये काम मजबूती से हो रहा है। सर, काम तो आपकी सरकार में अच्छा हो रहा है, लेकिन हनुमान बेनीवाल बार बार अभी कह रहे थे अब शगुनी सीएम है भजन लाल, पहले कह रहे थे कि उनकी जबान बहुत फिसल जाती है। अभी 2 दिन पहले वो हादसा हुआ वो अजमेर रोड पर,
टैंकर वाला, उसमें कह रहे थे अपशगुनी है सीएम, और फिर कह रहे थे कि जबान बहुत फिसलती है, गलत बोल जाते हैं, अब देखिए, फहरिस्त बहुत लंबी है, चुनाव का दौर कलंक है। चुनाव का दौर खत्म हो गया। तो जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध में एवरीथिंग वाज फेयर इन लव एंड वॉर। तो मैंने हनुमान बेनीवाल पे बहुत आक्रमण किए हैं, सचिन पायलट पर बहुत आक्रमण किए हैं, डोटासरा जी पे किए हैं, अपने प्रतिद्वंदियों पे किए हैं। अब चुनाव खत्म, शांति मिला, वो तो बोल रहे हैं, अब उनकी गलती है, वो बोले, कलंक बोल रहे हैं, वो तो आप किसी बोल लेने दीजिए, इससे किसी को क्या अंतर पड़ता है। जनता कौन उनको सुनती है? अगर सुनती होती तो वो विधायक उनकी कनिका जी बनी होती। जनता ने उनको नकारा नहीं होता तो हमारे रेवत राम जी कैसे विधायक बने होते? तो आखिर बाजार से आउट हुए हैं तो कुछ तो बाजार पे बने रहने के लिए करेंगे, तो नहीं कुछ करेंगे तो विवादित बयान ही देंगे। देने दीजिए, फिर चुनाव आएगा तो फिर। आपने उनको चूहा बोला तो वो फिर उल्टा सीधा बोले थे आपको। अब वो बीते जमाने की बात हो गई। मैं किसी को चूहा बोलूंगा तो कहेगा ना कि मैं चूहा नहीं, मैं शेर हूं, दांत काट लूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया, अब चूहा भी खत्म हो गया। नहीं, चूहे को फिर पकड़ूंगा, चुनाव आएगा चूहा तो चूहा ही रहेगा। अभी ऑफ सीजन चल रहा है, ऑफ सीजन चल रहा है आपका। ये मान लीजिए कि मैं ऑक्सीजन दे रहा हूँ। आप ऑक्सीजन नहीं, ऑफ सीजन चल रहा है क्या अभी? नहीं, मैं उनको बचाए रखने का ऑक्सीजन दे रहा हूँ, बोलने की छूट दे रहा हूँ। ये कह लीजिए। अच्छा, आप अपनी मतलब चरखी भर रहे हैं अभी तो, अभी भर रहा हूँ। पतंग बाद में उड़ाएंगे, जब चुनाव आएगा तब। और चुनाव से पहले नहीं उड़ाएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, वर्ष पर्यंत ये सारी चीजें नहीं जारी रहनी चाहिए। चुनाव की रणनीति अलग होती है और गैर चुनावी पीरियड की नीति अलग होती है। तो आज की नीति है कि हमारा विपक्षी भी अगर हमारा खिलाफत कर रहा है, करने दीजिए। अच्छा, सचिन पायलट को कैसे देखते हैं आप, कैसा नेता मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, बताइए। चलो, कई बार बता चुका हूँ, व्यक्तिगत तौर पर पूछ रहा हूँ सर, वो संगठन मैंने कभी उनसे मेरी आज तक बात नहीं हुई। अच्छा, कभी मुलाकात नहीं हुई। हम दोनों कभी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कभी बैठे हैं तो हम कहें कि व्यक्तिगत रूप से ऐसे हैं वैसे हैं। आज के दिन हम उनका व्यक्तिगत मूल्यांकन नहीं कर सकते, फिर भी सर आप हम उनका राजनीतिक मूल्यांकन कर सकते हैं। और मैं तो कह चुका हूँ ये सारी बातें, अब दोहराने की क्या जरूरत। राजनीतिक मूल्यांकन क्या है? बार बार अच्छी थी, गोल्डन वर्ड्स आर नेवर रिपीटेड। एक बार जब चुनाव में मैंने खोल के सारी, आपको लगता है कि वो गलत पार्टी में, आप बार बार कहते हैं कांग्रेस के कुछ अच्छे लोग हैं, वो किसी और के परिप्रेक्ष्य में। अच्छा, सचिन पायलट सही जगह है? क्या कहा जाए इन लोगों के बारे में? अभी तो चुनाव हुआ है, जिस बुरी तरह से वो लोग हारे हैं, अभी तो उनको वनवास आश्रम में रहना चाहिए 13 साल। क्योंकि पायलट जी को, कांग्रेसी को कितनी बुरी तरह से हुआ है। 7 चुनाव में खाली एक सीट हमारी थी, खाली एक सीट हमारी थी। हमने 5 सीट जीती और अच्छे मार्जिन से जीती। एक सीट हारी और खाली 2300 के मार्जिन से हारी, यानी जीतते जीतते हम उसको हार गए। तो ये तो उनके मूल्यांकन का। डोटासरा जी पीसी कर रहे थे कल परसों, इस साल पे, वो ये कह रहे थे कि बीजेपी में एकता नहीं है, भजन लाल जी अपने वित्त मंत्री से लड़ रहे हैं, अपने उद्योग मंत्री से लड़ रहे हैं। अब भाई हमारी एकता है कि नहीं है, ये हमारे चिंतन का विषय है, डोटासरा जी के चिंतन का विषय नहीं है। नागरिक तो यही मानते हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, हमारे नेताओं में बहुत अच्छी एकता है, हम सब ने मिलकर के बहुत अच्छा उपचुनाव लड़ा है, जनता हमारे साथ थी, हमने ऐतिहासिक विजय प्राप्त। उपचुनाव तो बहुत अच्छा लड़ा, पर सर कार्यकर्ता तो आपके पास भी आते होंगे, एक बात निष्ठा से बताइएगा कि वहां आपको कार्यकर्ता आके कहते तो होंगे कि अधिकारी राज है, थोड़ा अधिकारी चला है। एक बात निष्ठा माने क्या, बाकी बातें मैं निष्ठा से नहीं बता रहा था। ये तो सब बताइए ना आप। ऐसा मत पूछिए। अब तक जितनी बातें मैंने की, बिल्कुल सर निष्ठा से बताइए, ये मैंने दिल से पूछी क्योंकि कार्यकर्ता आपके पास आते होंगे। नहीं, कार्यकर्ता आते हैं, कार्यकर्ता उत्साहित हैं, कार्यकर्ता हमारी जीत से उत्साहित हैं, कार्यकर्ता कहते हैं कि नहीं हम चीजें बदल रही हैं, सकारात्मक रूप से अच्छी चीजें। पर आपको लगता है कि अभी भी कुछ अधिकारी बदलने की जरूरत है, कांग्रेस के कुछ राज के अधिकारी? देखिए, अधिकारी का ट्रांसफर और पोस्टिंग मैं आपको इसलिए विषय नहीं बता सकता क्योंकि आपने मुझे कभी सरकार के पास देखा नहीं होगा। मुझे वस्तुतः कोई जानकारी नहीं है कि कौन अधिकारी कहाँ पोस्टेड है और उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो जिस चीज के बारे में मैं जानता नहीं हूँ
उस चीज के बारे में मैं टिप्पणी करूंगा अच्छा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, तो कांग्रेस के कुछ अधिकारी अभी भी लग रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हमसे पूछते हैं कि सर आप उठाइए ये विषय। अब देखिए ये अधिकारियों की चाट होती है ना, तो बड़े चतुर होते हैं, ये किसी किसी पार्टी के नहीं होते हैं। अच्छा, जो पार्टी आ जाए उसके हो जाते हैं, अरे बड़े स्मार्ट पॉइंट। उन्हें मालूम होता है कि जब सत्ता आएगी तो हमें सत्ता के हिसाब से चलना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको बने रहना चाहिए, मैं इस टिप्पणी पर कह रहा हूँ कि अधिकारी किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं। दे आर वेरी स्मार्ट। अधिकारी जो होते हैं वो जानते हैं कि आज के दिन डायरेक्टर कौन है और हमें बांसुरी में से कौन कौन राग निकालना है। अच्छा, बहुत चतुर होते हैं। तो आज उन्हें मालूम है कि हमारे डायरेक्टर माननीय भजन लाल शर्मा जी हैं, वो कहेंगे उठ तो उठेंगे, वो कहेंगे बैठ तो बैठेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा। अब मैं चुनाव से खाली हो गया हूँ, अभी तक तो मैं वस्तुतः चुनाव में बिजी था, अब आगे देखूंगा क्या है। सर एक सांसद हैं आपके यहाँ बाड़मेर डूंगरपुर बांसवाड़ा के, राजकुमार लोग, उन्होंने बीएपी का कार्यालय अब खोल लिया है जयपुर के अंदर, और वो कह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, हमने 2 जगह लड़ाया और 1 जगह तो हम जीत गए, 84 में जीत गए, और सलूंगर हम थोड़े से वोटों से हार गए, तो वो पूरी राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं। 84 में वो जीते थी, 84 में 2023 में उन्होंने 72,000 की मार्जिन से चुनाव जीता था। हाँ, राजकुमार जी ध्यान है। और इस चुनाव में उन्होंने 22,000 की मार्जिन से जीता है। उन्होंने एक नया कार्यकर्ता खड़ा करके नया टिकट दे करके 50,000 की मार्जिन कम कर दी है। तो भगवान करे वो उसको अपनी जीत मानते रहे, वो तो अच्छी चीज है। अगर हम एक चुनाव में 50,000 की मार्जिन कम कर सकते हैं तो अगले चुनाव में उसको कहां तक ले जाएंगे। लेकिन ये है, सच है, ये चुनाव उन्होंने जीता है, वो अपनी एक विचारधारा लेके चलते हैं, उनको हक है, वो जयपुर नहीं दिल्ली में आके कार्यालय खोल लें। जनता उनसे पूछेगी कि भाई इतना पैसा कहाँ से पाए हो कि जगह जगह कार्यालय खोल रहे हो। राजकुमार रोज बार बार ये बोल रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इस पर आपको क्या कहता है? इसको आदिवासी ही नहीं मानते। किसको? इस बात को। अगर आदिवासियों के मन में जो आक्रोश मैं 84 पहुंच गया हूँ, आपको शायद जानकारी नहीं होगी। 84 में मैंने खुद मंडल के लेवल पे जाकर के, जमीन पर जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, जमीन पर जाकर के नागरिकों से बातचीत की है। नागरिकों में जब से राउत साहब ने ये कहा है कि वो हिंदू नहीं है, तब से भील समाज में बहुत आक्रोश है। भील समाज पूरा राष्ट्रवादी समाज रहा है। महात्मा गांधी के महाराणा प्रताप की पूरी सफलता में आप भील समाज के त्याग बलिदान के इतिहास को हटा सकते हैं क्या? कल्पना करिए, 17-18 हजार की सेना में 1100-1200 भील थे, और जिस शौर्य के साथ, जिस बहादुरी के साथ उन्होंने संघर्ष किया था, भीलों के बिना वो इतिहास नहीं लिखा जा सकता था। गोविंद गुरु इसी बात के लिए पहचाने गए। उन्होंने संपूर्ण जीवन में भील समाज को इसी बात का, आदिवासी समाज को इसी बात का एहसास कराया कि तुम हिंदू हो, हिंदू संस्कृति के हिस्से हो। इतिहास से उन्होंने परिचय कराया। हमारे धार्मिक प्रेरणा के जो स्रोत हैं उनको लेकर के उन्होंने परिचय कराया। इसलिए इधर जब से इन्होंने ऐसा कहा है अपनी कुर्सी के लालच में, अपनी राजनीतिक भूख में, आदिवासी समाज में इसको लेकर के बहुत आक्रोश है। मैं तो उन्हें यही राय दूंगा कि विघटनकारी राजनीति में उनकी ताकत को घटाया है। 72,000 की जीत को 22,000 में समझ दिया है। उन्हें अपनी इस हार का मूल्यांकन करना चाहिए। इतिहास जो हार का मूल्यांकन नहीं करते उनको माफ नहीं करता है। सर अभी लगातार वहाँ राजस्थान में एक मांग हो रही है, जो देवी उनियाल सीट पे नरेश मीणा चुनाव लड़े थे, उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा, और उसके बाद वहाँ समाज नहीं चाहता था कि वहाँ वोटिंग हो, तो समाज के पक्ष में खड़े थे, गुस्से में आगे थप्पड़ मार दिया, उसने जबरदस्ती वोटिंग कराई। इसके बाद वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उसकी रिहाई हो। देखिए हमारा विषय ही नहीं, उन्होंने एक अपराध किया, राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपराध किया। वो ये मानते थे कि अगर यहाँ मारपीट होगी और हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी
तो बिजली की करंट की तरह पूरे देवली मेरा में बात फैल जाएगी और कांग्रेस का सारा वोट सिमट करके केसी मीना की जगह नरेश मीना के पास आ जाएगा। इसी रणनीति के तहत उन्होंने जानबूझ करके वो परिस्थितियां पैदा की थी, लेकिन चुनाव आयोग सावधान था। चुनाव आयोग ने उनकी गिरफ्तारी ही नहीं किया। चुनाव आयोग ने अगर चुनाव चलते दौरान उनको गिरफ्तार करने की गलती की होती तो नरेश को लाभ मिला होता, लेकिन चुनाव आयोग ने गलती नहीं की और अब मामला न्यायालय में जा चुका है। अब उनकी जमानत होगी नहीं होगी, उनका जो जमानत नहीं मिल रही है तो भजन लाल की सरकार नहीं दे रही, ऐसा तो है नहीं। अब तो उनकी जमानत का मुद्दा न्यायालय में है। न्यायालय उनको जमानत देगी तो बाहर आएंगे, नहीं देगी तो अंदर रहेंगे। थप्पड़ मारने को आप राजनीति में ठीक नहीं मानते? थप्पड़ मारने को हम कभी भी ठीक नहीं मानते। माँ भी अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है तो माँ को बहुत कष्ट होता है, कोई माँ भी नहीं मारना चाहती है। मार करके किसी परिस्थिति को आप ठीक कर लेंगे, किसी की बुद्धि आप खोल देंगे, किसी के व्यक्तित्व का निर्माण कर देंगे, यह काम तो कभी नहीं होना चाहिए। हनुमान बेनीवाल तो कह रहे मैं होता तो 2 लगा देता उसकी जगह। तो भाई उनका विषय है, मैंने आपसे कहा ना, अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं, अलग अलग काम करने की पद्धति होती है। जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। 24 में उन्होंने भर लिया, उनको नहीं समझ में आएगा तो 29 के लोकसभा चुनाव में भी भरेंगे वो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 37,000 से तो लोकसभा का चुनाव जीते हैं, 40,000 से वो भी चली जाएगी, उसमें क्या रखा है। मैंने कहा ना कि जो लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं, इतिहास उनको माफ नहीं करता है। व्यक्ति को अपनी जीत का मूल्यांकन भले न करना हो, अपनी हार का मूल्यांकन जरूर करना चाहिए। सर, आपके बीजेपी के कुछ नेता सीपी जोशी उन्होंने थप्पड़ मारा, पूर्व अध्यक्ष ने, ज्ञानदेव आहूजा खुद कह रहे थे कि नरेश मीना ने ठीक थप्पड़ मारा। बीजेपी के नेता हैं और कोटा से एक एमएलए हैं, वो पहले अब आदमी बड़े खतरनाक है, ये तो मानना पड़ेगा कि ये असली पत्रकार है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से जो मैंने कह दिया कह दिया। राजनीतिक जीवन ही नहीं, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, निजी जीवन में थप्पड़ किसी समस्या का समाधान नहीं। आप डॉक्टर हैं, इसके अनुसार ये हमारे ने मारा, उनके ने मारा, हमारा थप्पड़ सही, उनका थप्पड़ गलत, मैं ये भाषा नहीं बोल सकता। सर, आप तो खुद छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। हाँ, आंदोलन तो आपने भी किए होंगे, किया है, डंडे खाए होंगे आपने पुलिस के? खाया है, मारा नहीं। पुलिस की भी डंडा मारने की मजबूरी होती है। उसको शौक आता है क्या कि पुलिस किसी का छात्र नेता पर डंडा चलाती है, किसी नेता पर डंडा चलाती है। उसकी भी मजबूरियां होती हैं, व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसको काम करना होता है। उसके प्रति भी कोई आक्रोश नहीं होना चाहिए। हम लोग भी जब पुलिस बहुत गुस्साती थी तो मामा मामा कह के चिढ़ा के भाग जाते थे। हम लोग अपने साइड में जब पुलिस को चिढ़ाना होता था उनको मामा मामा कहते थे। काओ मामा ठीक बड़ा बरबा। सर, एक अंतिम सवाल, अशोक गहलोत ने आज सर सवाल उठाया है कि कांग्रेस ने तो अंबेडकर जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया और ईआरसीपी पे उन्होंने कहा पीएम ने पीकेसी ईआरसीपी का नाम रख दिया। ये इसका समझौता गुप्त क्यों रखा गया ईआरसीपी का? इस तरह से सवाल उठाया। ऐसा है ना कि काफी दिन से बियावन जंगल में पड़े थे। कौन से जंगल में? बियावन जंगल में। अच्छा। अब इधर सुना है कि झाड़ फूक के निकाले जा रहे हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बनने का प्रयास कर रहे हैं अशोक गहलोत जी। तो कुछ तो करेंगे ना, कुछ तो बयान भी करेंगे, कुछ मार्केटिंग भी करेंगे, कुछ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को बताएंगे कि मैं वही पुराना वाला अशोक गहलोत अभी भी हूँ, मेरे अंदर वही सारी ऊर्जा है, मैं भाजपा का वैसा ही विरोध कर सकता हूँ। उनका भी हक है राजनीति करना, करने दिया जाए। उनके बयान देने न देने से आज की राजनीति में तो कोई अंतर पड़ता नहीं है। एक उनके पास राहुल गांधी है जो अपने सिवाय किसी को तो बोलने देते नहीं है, उनके पास तो कान ही नहीं है। वो संघ पे भी बोल रहे हैं कि सर संचालक जी ने संविधान को नहीं माना। अब ऐसा है ना कि संघ को समझ पाना हर आदमी के बस की बात नहीं है। आपने वो कहानी सुनी है अंधों और हाथी वाली? नहीं सुनी? आप बता दें। एक हाथी जा रहा था तो कुछ अंधे बगल में से जा रहे थे, तो एक अंधे ने उसका पेट छुआ तो कहा अरे ये तो एकदम
जमीन की तरह है, ताबूत की तरह, तंबू की तरह लगता है। एक आदमी ने उसका पूंछ छुआ तो कहा है तो सांप की तरह लगता है। एक आदमी ने उसका सूर छुआ तो कहा अरे ये तो तोता की तरह लगता है। एक आदमी ने उसका दांत छुआ तो कहा अरे ये तो भाला लग रहा है, एकदम चोखीला चोखीला। एक आदमी ने उसका कान पकड़ा तो कहा अरे वो तो जो पलना होता है झाड़ने वाला सूप, बड़ा सुपड़ा लग रहा है। तो जब अंधे हाथी को परिभाषित करने में इस तरह से प्रयास करते हैं तो संघ तो हाथी से बहुत बड़ा संगठन है। संघ को परिभाषित करना, आपको लगता है राहुल गांधी संघ को परिभाषित करना, जब तक आप संघ के भीतर नहीं जाएंगे आप संघ को समझ ही नहीं पाएंगे। ये कहते हैं ना यूनानिमिस रूमा सम्मिट गए जहां से, जो बात भारत के बारे में कही जाती है वही बात संघ के बारे में कही जा सकती है। 1925 में यह संगठन स्थापित हुआ, आज हम उसकी 100 सालवां जयंती की ओर जा रहे हैं। आप नहीं देखते कि एक बागीचे में 10 लड़कों के साथ शुरू हुआ संगठन आज दुनिया का सबसे बड़ा समाजसेवी संगठन बन चुका है। संगठन में कोई परिवर्तन ही नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि संघ ने कभी व्यक्ति पूजा नहीं किया, विचार पूजा किया। आप संघ की किसी शाखा में जाइएगा, किसी व्यक्ति का पूजन नहीं होता, ध्वज पूजन होता है। ये नैतिकता चाहिए, मूल्य चाहिए कि संघ के बनाने वाले की संघ में पूजा नहीं होगी बल्कि भारत के भगवा ध्वज की पूजा होगी। यह जो सिद्धांत है संघ का कि व्यक्ति नहीं बड़ा है बल्कि विचार बड़े हैं, संगठन बड़ा है, संघ की ये ताकत है। तो आपको लगता है आरएसएस का फोबिया हो गया राहुल गांधी तमाम नेताओं? आज से थोड़े हुआ है, उस जमाने से हुआ है जब संघ पर पहली बार प्रतिबंध लगा था। संघ की महात्मा गांधी की हत्या में कोई भूमिका नहीं, सबको पता था, लेकिन जनता का आक्रोश बढ़ा हुआ था। उसको शांत करने के लिए जैसे पुलिस थाने वाले होते हैं ना, एक तो पकड़ के लाते हैं, किसी को भी अपराधी बना के खड़ा कर देते हैं, तो नेहरू जी ने संघ को पकड़ के खड़ा कर दिया। संघ के प्रति ये अंतर विरोध और विरोध और घृणा का बोध या डर का बोध कह दीजिए, आप डरते हैं लोग। संघ की इतनी बड़ी सामाजिक ताकत है, पूरे देश में इतनी इज्जत और इतनी पहचान और इतनी गहराई से उसकी व्यापकता है कि लोगों को लगता है कि हम कुछ भी कर लें, हम भाजपा को, वो तो उनकी असली समस्या भाजपा से नहीं होती है, संघ से होती है। तो उनके गाली देने से तो संघ छोटा हो नहीं जाएगा। संघ छोटा होगा जब उसके कर्म छोटे होंगे, जब उसके मूल्य छोटे होंगे, जब उसके सिद्धांत छोटे होंगे। तो संघ आपने व्यक्ति पूजा की बात की, मैं आपके व्यक्तिगत विषय में जा रहा हूँ। मैंने खुद ने स्वयं देखा, अभी जब बीजेपी 5 सीटें जीत के आई, कहाँ बीजेपी कार्यालय में, राजस्थान में 5 सीटें जीत के आई, आप कार्यालय के अंदर बैठे थे, एक पदाधिकारी ने आपको कहा मुख्यमंत्री बाहर आए हैं, तो जो व्यक्ति पूजा वाली बात मुझे ध्यान आ रही थी, आपने कहा कि मैं नहीं जाता भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं, तो आपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी। तो सर ये नहीं, आप इसको ठीक से समझ नहीं पाए। माननीय मुख्यमंत्री का आगमन हुआ, मैं कार्यकर्ताओं के साथ बैठा हूँ, मैं राजस्थान का प्रभारी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री अंदर आएंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं उनका स्वागत करने के लिए सड़क पर जाऊंगा, ये सारे कार्यकर्ता जो 500, 400, 300 बैठे हैं उन सबको मायूस करूंगा, ये उनके प्रति अन्याय होगा। माननीय मुख्यमंत्री मंच पर आ गए, मैं उठ करके मंच पे चला गया। तो समय को हमको उसके हिसाब से बांटना पड़ता है। अब आपका ये विचार है कि मतलब कार्यकर्ता प्रथम है, नेता अलग बात? ये मेरा विचार नहीं है कि किसी भी संगठन आधारित संगठन का, कार्यकर्ता आधारित संगठन का विचार होता है। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यक्ति पूजक लोग नहीं हैं, किसी का भी नाम इस दृष्टि से लिया जा सकता है। हम संगठन के पूजक हैं, हम संगठन के स्ट्रक्चर के पूजक हैं, नियमों के पूजक हैं, संगठन के विचारों के, संगठन की कार्य पद्धति के पूजक हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है 4, आप अपना आइडियल किसे मानते हैं? किस क्षेत्र में? आदर्श, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आदर्श कौन है आपको? किनसे आपको? इधर जो मैंने इतना जो कुछ देखा है, देश जिसको अपना आदर्श मानता है, मैं भी उसको अपना आदर्श मानता हूँ। उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। आपको
आपके जीवन में आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं परिवार में? मैं तो अपने परिवार में सबको प्यार करता था। अब मेरी पत्नी है और मेरी बेटी है। ये तुलना मैं कभी नहीं कर पाऊंगा कि मैं अपनी पत्नी को ज्यादा प्यार करता हूँ कि ये अपनी बेटी को। विवाद वाली स्थिति हो गई, सवाल नहीं, कर ही नहीं सकता हूँ। राधा मोहन जी, खाने में क्या पसंद है आप? मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। आज तक मैंने अंडा भी नहीं खाया है। मुझे आलू का पराठा बहुत पसंद है। चावल दाल सब्जी खाने की थाल में एक सब्जी होनी चाहिए तो पसंद होगी, दो थाल सब्जी होगी तो नापसंद हो जाएगी। चांदनी चौक का पराठा खाया आपने? नहीं, मैं कहीं चांदनी चौक का पराठा नहीं, मेरी पत्नी चांदनी चौक से बढ़िया पराठा बनाती हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ। मैं ये कह करके अपनी पत्नी का अपमान नहीं करूंगा कि चलो चांदनी चौक का पराठा। घर पे डांट पड़ेगी नहीं? डांट नहीं, अपमान है। मैं रोज उसी को खाता हूँ, मेरे लिए उससे बढ़िया क्या है। सर, आपको घूमना कहाँ पसंद है? मैंने करीब करीब पूरा देश घूमा हुआ है। फिर भी कोई ऐसे डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहीं आपको अच्छा लगता हो वादियों के बीच में? मुझे केरल बहुत अच्छा लगता है। केरल में एक प्राकृतिक सौंदर्य है, पूरी तरह हरियाली से भरा हुआ है, जंगलों से भरा हुआ है, अच्छी खासी बारिश। आप सड़कों पर जाइए तो दोनों ओर आपको हरियाली ही हरियाली मिलती है। गांव में चले जाइए तो एक अलग प्रकार का आनंद मिलता है। उनके गांव के घर भी खेत के अंदर होते हैं। हमारे साइड में क्या होता है कि खेती की अलग जमीन होती है, गांव अलग होता है। उनके ऐसा वो खेत में ही अपना घर बनाते हैं। तो देश के अंदर अगर प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से देखा जाए तो मैं उत्तर प्रदेश का, तो मुझे सर्वोत्तम प्रांत केरल लगता है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने आपके जीवन में आपको सीखने को मिला हो, चाहे संघ में हो चाहे बीजेपी में हो? ऐसे कोई व्यक्ति थे जिनसे आपको? ऐसे हजारों व्यक्ति। अच्छा। मैंने तो कहा ना कि हर व्यक्ति आपको सिखाता है। आपका दुश्मन आपको सिखाता है तो दोस्त तो सिखाएगा ही सिखाएगा। इसलिए मैं किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके नहीं कह सकता हूँ। मैंने सैकड़ों लोगों से सीखा है। योगी जी से कुछ सीखा? बिल्कुल सीखा है। क्या? क्या बात करते हैं। योगी जी से मैंने संघर्ष सीखा है। योगी जी से मैंने जनता के लिए लड़ना सीखा है। योगी जी से मैंने साहस सीखा है। ऐसा थोड़ी होता है कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ तो उसके पास कुछ होता ही नहीं, ऐसा नहीं होता। अब आप अगला सवाल ही ना पूछिएगा कि योगी जी की बुराई क्या क्या है। नहीं सर, मैं बुराई नहीं पूछूंगा सर। मैं तो अच्छी अच्छी बातें पूछना चाह रहा था आपके जीवन की, और आपने बहुत सहजता से हम सबको सारी बातें बताई। एक चीज मेरे रह गई थी सर, वो मैं आपको तो पूछ लूं। आप जो चाहे। मैंने अभी तक आपसे कोई फ्रेम क्वेश्चन पूछवाया क्या? नहीं, फ्रेम क्वेश्चन तो था ही नहीं, सब नहीं था नेचुरल। तो फिर आप ये भी पूछ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सर यही पूछ रहा था कि आपके माता जी पिताजी इस दुनिया में नहीं होंगे आई थिंक। नहीं, तो कभी डांट खाई माता पिताजी की, या उनकी याद कितनी आती है? बहुत बार डांट खाई है, बहुत बार पिटाई भी हुई है। अच्छा। हम आज जहाँ भी हैं उसमें से अपने माता पिताजी को अलग करते हैं तो हम कुछ है ही नहीं। मेरे पिताजी ही एक नितांत गरीब परिवार के आदमी थे। अच्छा। नितांत गरीब परिवार के आदमी। वो कचहरी में जो तहसीलदार ऑफिस में जो ट्रेजरार्स होते हैं, उनके बगल में जो तहसीलदार बैठते हैं, जूनियर, हाँ समझ गया, वो रुपया गिनने वाले हैं, वो कड़िया टाइप के थे। इतनी गरीबी से उभर करके उन्होंने अपने दोनों बेटों को डॉक्टर बनाया, पांचों की शादियां की। सुबह 4 बजे जगाते थे, पढ़ने के लिए बैठाते थे। एक भी बात हम गलत कह दें उनको बर्दाश्त नहीं था। उनके सामने हम उन्होंने सिखाया है हमको सत्य बोलना, संघर्ष करना, धैर्य रखना, ईमानदार रहना, खूब पढ़ाई करना, सबका सम्मान करना। ये जो सारे मूल्य हैं वो सब अपने परिवार के दिए हुए हैं। तो स्वाभाविक है उनके हमारे व्यक्तित्व निर्माण में बहुत बड़ा योगदान। सर एक अंतिम सवाल, सत्य बोलने से आपको लगता है कि कई बार नुकसान हो जाता है? स्पष्टवादी लोग नहीं, अच्छे नहीं लगते आजकल, चाटुकार लोग पसंद है? आपने कहा कभी नुकसान नहीं होता। आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सत्य बोलने की चतुराई आप सीख जाते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन सत्य बोलना तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको लगता है कि अब दौर जो है चाटुकारिता का, लोग पैर छूते राजनीति नेता बन जाते हैं?
चरण छूते हैं लोग, लेकिन नेता बन जाते हैं, मैं ये नहीं मानता हूँ। मेरे जैसा आदमी तो जो पैर छूता है ना, मेरा उसको मूल्यांकन बहुत खराब हो जाता है। अगर कोई मेरा पैर छू दे तो मैं उसको बुलाता हूँ, कहता हूँ एक बार और पैर छू। दोबारा छूता है तो मैं पूछता हूँ कि जरा बताओ मैंने दोबारा क्यों छुआया। कहता है क्यों? तो मैंने कहा जो तुम पहली बार पैर छुए थे उसको वापस करने के लिए छुआया। तो ये हम जो अपने को नेता कहते हैं, हमको भी सावधान रहना चाहिए। स्वाभिमानी कार्यकर्ता आपका पैर नहीं छूएगा। आप पैर छूने के बाध्य करके आप कार्यकर्ता का स्वाभिमान मारते हैं और व्यक्ति का स्वाभिमान चला जाएगा तो व्यक्ति समाज के लिए कभी ईमानदारी से काम ही नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने लिए काम करेगा। तो ये प्रक्रिया व्यक्ति के व्यक्तित्व को बौना करने की प्रक्रिया है। और किसी भी अच्छे राजनेता से ये मेरा बहुत बड़ा आग्रह होगा आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व का हनन नहीं होना चाहिए, कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। सर आप बताइए, आपने वसुंधरा जी की फोटो जो मिली थी प्रधानमंत्री जी का, आपने पोस्ट करके बधाई दी, ऐसा क्यों? आज क्यों नहीं दूंगा? मैं जब से गया हूँ मैं वसुंधरा जी के साथ काम कर रहा हूँ। मैं वसुंधरा जी को राजस्थान की एक हैसियत और शख्सियत मानता हूँ। मैं भाजपा का एक खराब दौर मानता हूँ जिसमें उनकी सक्रियता कुछ घटी थी। आज वो अगर पुनः सक्रिय है तो हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय होगा। मैंने इस बात की उनको बधाई दी है और वो आगे भी सक्रिय बनी रहे, इसके बाद की शुभकामनाएं दी है। उनका भविष्य कैसे देखते हैं? मैं किसी का भविष्य तय करने वाला कौन होता हूँ? व्यक्ति अपने भविष्य का निर्माता स्वयं होता है। जो तरह से वो चल रही है मैं उनका बेहतर भविष्य देखता हूँ। सर आप दिया कुमारी जी के घर पे गए मिलने और आपने कहा कि महारानी जयपुर की राजकुमारी से मिला, मुख्यमंत्री से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, सहजता सरलता देखी। दिया जी के व्यक्तित्व में आपको क्या देखा? मुझे बहुत सी अच्छा लगा। इतना बड़ा परिवार है, आर्थिक रूप से इतना समृद्ध परिवार है, देश में इतने बड़ा उनके परिवार का योगदान रहा है। उस परिवार की महिला आज राजनीति में आई है तो एक सामान्य नागरिक की तरह जीवन जीती है, सड़कों पर घूमती है, सबसे मिलती है, सबकी बातों को सुनती है। और मैंने वहां रह करके हवा महल में आसपास के लोगों से बातचीत भी किया है, उनके बारे में लोगों से जानने की कोशिश की है। तो उन्होंने वस्तुतः रानी होने के बावजूद एक बड़े सामान्य महिला की तरह अपनी राजनीतिक दम का निर्वहन किया है और कर रही है, और मुझे अच्छा लगता है। आपको लगता है उनका ब्राइट फ्यूचर है? जो भी अच्छा काम करेगा उसका ब्राइट फ्यूचर रहेगा। ये एक स्टैंडर्ड रूल जान लीजिए, आप जैसा कर्म करोगे, जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। दिया जी का कर्म सब अच्छा है। तो ये थे राधा मोहन अग्रवाल जी, बहुत ही खुलकर इन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की और आप सबने देखा इतने सहजता और सरलता से सारे सवालों के जवाब दिए। जो हमने सवाल पूछे राधा मोहन जी ने उनका जवाब दिया। राधा मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया इतना कीमती समय देने के लिए। राजस्थान के प्रभारी भी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, 2 स्टेट के प्रभारी हैं और एक विशेष कमेटी के सदस्य भी, चेयरमैन भी है संसद के अंदर, और लगातार सक्रिय भूमिका में देश भर में इनकी चर्चा रहती है। इनका पॉडकास्ट आपने सुना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।